कक्षा 11वीं की जो संस्कृत की हमारी भास्वती पुस्तक है, उससे संबंधित या हमारा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 11वीं का जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें जो व्याकरण है, अनुप्रयुक्तम व्याकरणम, उसमें क्या क्या पूछा जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 9th और 10th के सिलेबस से क्या क्या अलग है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अलग है या नहीं है, क्या हमने ये सब पहले पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये सिलेबस रहता है जो पिछले कई सालों से ऐसा ही है। इसमें बदलाव होते भी हैं, थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं, तो एक जैसा ही रहता है ज़्यादातर सिलेबस। तो सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले बात करें, व्याकरण में है संधि। तो संधियाँ 3 होती हैं, एक होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधियाँ हैं। तो जो स्वर संधि है उसमें से आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जो कि क्लास 9th का सिलेबस था जब हमने पढ़ा था, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है, 9th में हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, और इसमें है प्रकृति भाव संधि, ये नहीं थी प्रकृति भाव। और प्रकृति भाव संधि बिल्कुल सरल है, जैसा लिखा होता है वैसा ही लिखने को प्रकृति भाव कहते हैं। तो इसमें एक नियम रहता है, वो नियम हम जानेंगे, व्याकरण जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रकृति भाव संधि तो बिल्कुल सरल संधि है। अब उसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में श्चुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि है, यशत्व संधि है, अनुस्वार और परस्वर्ण संधि है। तो ये संधियाँ हैं, ये संधियाँ भी हमने पढ़ी हुई हैं, जिसको आपने पढ़ा था वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाना, वर्गीय प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो ये सारी संधियाँ वही हैं। तो इनको एक बार हम जब फिर से रिमाइंड करेंगे, समझ लो, तो हमारी ये संधियाँ और भी अच्छी हो जाएंगी। इनको भी आपने पढ़ना, ये क्लास 11th की संस्कृत है। 12th में भी ऐसा ही रहता है ज़्यादातर, कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये संस्कृत की व्याकरण से संबंधित व्यंजन संधि। अब है हमारे पास विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में जो विसर्गों का ऊ हो जाता है और रू हो जाता है, मतलब रा हो जाता है, और कभी कभी विसर्ग लोप हो जाता है। विसर्ग को सा भी होता है, शा भी होता है, शा भी होता है। तो ये विसर्ग संधि में इतना हमने पढ़ना है, जो कि ये भी हमने 9th और 10th दोनों क्लासेस में मिल करके पढ़ा हुआ है। अब ये संधियाँ आती कहाँ से, क्या कुछ अलग से उदाहरण पूछे जाते हैं जो आपकी बुक में नहीं है? ऐसी बात है? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे पाठ हैं, उन पाठों में जितने भी शब्द आए, जो संधि वाले शब्द हैं, उन्हीं में से कोई कोई शब्द पूछा जाता है। या जो हमारे पाठ के प्रश्नोत्तर हैं, उनमें जो संधि वाले प्रश्न हैं, उनमें से पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर जितने भी व्याकरण के टॉपिक्स हैं अलग अलग, वो सारे हमारे पाठों में से पूछे जाते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। इसलिए जब भी आप पाठ पढ़ें, पाठ की ग्रामर जो है वो अलग से, ये जो स्टडी मटेरियल यहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें अलग से है। तो अलग से जो पाठों की ग्रामर है उसको आप अच्छे से पढ़ लें, वहीं से आपकी परीक्षा में आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब है हमारे पास प्रत्यय। जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है, आपको ता प्रत्यय आएगा, तवतु प्रत्यय आएगा, तव्यत आएगा, अनियर आएगा, त्वा आएगा, ल्यप प्रत्यय आएगा और तुमुन प्रत्यय। ये कक्षा 7 में से शुरू हो गए थे। जब हम कक्षा 7वीं में संस्कृत पढ़ने लग गए, वहाँ पर कौन कौन सा प्रत्यय जो हमने पहले पढ़ा था, अनियर, त्वा, ल्यप और तुमुन, ये चारों तो बहुत सरल है। ता, तवतु और तव्यत, ये 9th 10th में हमने अच्छे से पढ़ा है। ये प्रत्यय आपको फिर से एक बार रिमाइंड ही करने, मतलब उनको आपने पुनरावृत्ति करते हुए उसको पढ़ना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। आएंगे कहाँ से? बुक से आएंगे। बुक में जो पाठ हैं, पाठों के बीच में से ही उदाहरण आपके सामने रखे जाएंगे। कुछ कुछ बार उसके विकल्प भी दिए होते हैं, कुछ समय उनका विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं दिए होते। ऑप्शंस में से भी आपको उत्तर देने को मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते। ठीक है, तो पाठ जितने भी हैं उनकी ग्रामर की अलग से कुछ पेज हैं, ग्रामर के अलग से पेज हैं। तो उन पेजों को आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपकी ग्रामर क्लियर होती जाएगी पूरे पूरे पाठों की। तो ये जो आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा है ना, सबसे ऊपर लिखा ना 11th क्लास स्पोर्ट मटेरियल, इसका गूगल
ड्राइव का लिंक मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। उसी तरह से बच्चों आपको शब्द रूपानी, ये 3 नंबर के आते हैं शब्द रूपानी। अब आप कह रहे होंगे कि शब्द रूपानी क्या हमें लिखने? शब्द रूपानी आपको लिखने नहीं है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी, उनको आपने ब्लैंक्स को फिल करना है धातु रूप से, ठीक है, धातु रूप से फिल करना। तो कौन कौन से धातु रूप हैं वो आपको बताएंगे क्लास में। आप शब्द रूप और धातु रूप इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे। ये 3-3 मार्क्स के आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे शब्द रूपों के, 3 आएंगे धातु रूपों के। तो ये हमेशा ही आते हैं, हमेशा से आते आ रहे हैं। बस अब इनकी थोड़ी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि आपकी क्लास भी बड़ी है, तो कुछ अच्छे लेवल से आपसे ही पूछा जाएगा शब्द रूपों और धातु रूपों के क्वेश्चंस को। अब उसके बाद है बच्चों एक क्वेश्चन है जो उपपद विभक्ति वाला क्वेश्चन है, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। उपपद विभक्ति कुछ एक शब्दांश होते हैं जिनके साथ विभक्ति नहीं लग करके कुछ और लगता है, उसे कहते हैं उपपद विभक्ति। तो ये 3 अंक का रहता है, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था, सिलेबस में था। उसके बाद है वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तनम जिसमें वाच्य को बदला जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ लट लकार में ही हमें पढ़ना है, ये 2 मार्क्स का है। और उसी तरह से अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम मतलब गलत वाक्य लिखा होगा, उसमें एक गलत शब्द होगा, उस शब्द को सही करके लिखना, उसे कहते हैं अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि को सही करके लिखो, ये 3 अंक का है। तो ये हमारी जो व्याकरण है कक्षा 11वीं की वो है, इतनी सी व्याकरण है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये जो 7 क्वेश्चन है कितने मार्क्स के आ रहे हैं आपको, देखो यहाँ तो लिखा है 20 मार्क्स। कितने मार्क्स लिखा है? 20 मार्क्स। सामने देखो जैसे ये संधि है, ये 3 अंक की है, और ये प्रत्यय 3 अंक के हैं। 6 शब्द रूप, धातु रूप 12, और उसी तरह से 5 17 और 3 20 मार्क्स का आएगा। तो सभी जितने भी टॉपिक्स हैं सब इम्पोर्टेंट्स हैं। 20 मार्क्स लेने के लिए आपको इनको पढ़ना है। 100 में से 20 मार्क्स आएंगे किसके? व्याकरण के। अब ये व्याकरण जो है आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको पैसेज में भी काम आएगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि क्लास 11th में जो व्याकरण है वो क्या आएगी। समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को देख करके आप अच्छे से तैयारी करो। हर दिन कोई संधि क्लियर करो, प्रत्यय क्लियर करो, शब्द रूप क्लियर करो, ठीक है। और अगर आपने कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए और अच्छे से पढ़िए।